पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसके हर चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड क्या, किस तरह से समझ रहे हैं कंपाउंड की बात को। कंपाउंड क्या होते हैं, छोटी चीज़ से चलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ बन रहा है, जैसे NaCl हो गया, एक कंपाउंड हो गया, है ना, CaCl2 हो गया, इस तरीके से कंपाउंड हो गया। और भी अदर कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड है ना। यानी एक कंपाउंड को क्या कह सकते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस है, यानी केमिकल से मिलकर कोई पदार्थ बना हुआ है और उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब प्रकृति में है वो चीज़। अब जैसे पानी भी एक तरह से कंपाउंड है, लेकिन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह KOH, CaCl2, NaCl सबका एग्जिस्टेंस है, हाइपोथेटिकल नहीं है, काल्पनिक नहीं है। अब जैसे मैं बना दूँ NaCl2, ये क्या हो गया, है तो केमिकल सब्सटेंस से बना दिए, लेकिन ये क्या है कि हाइपोथेटिकल है, रेयर है, बहुत रेयर है। अब सोडियम पे कितना +2 चार्ज आ ही नहीं सकता है। देखो इसके हिसाब से क्या हुआ, अच्छा चार्ज कैसे निकालेंगे इसके ऊपर देखो, x Cl पे कितना माइनस का, एक Cl पे माइनस का 1 चार्ज, तो 2 है तो माइनस का 2 बराबर 0, ऑल ओवर 0। तो x बराबर क्या है +2, यानी एक सोडियम में +2 चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा x पर देखो, x और ये Cl पे एक चार्ज दोनों को जोड़ देंगे बराबर 0, तो x बराबर +1। तो इस सोडियम पे कितना है प्लस का 1 चार्ज, इस पर प्लस का 2, तो ये तो क्या आ गया इस पर +2, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर एक चार्ज और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, उसको हाई एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कि स्टेबल हो जाता है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है। अब उसके ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन निकाल, अब उसके अगर अगला इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक तरह से ये हाइपोथेटिकल हो गया कि हाँ कि इतना मतलब कैसे करें इस चीज़ को, मुश्किल है, नेचर में एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए इसको कंपाउंड के रूप में कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। तो कंपाउंड का मतलब समझ में आया, लेकिन कोऑर्डिनेशंस क्या हुआ। लेकिन उससे ही पहले एक चीज़ और चलते हैं कि कंपाउंड बनते क्या। जैसे एक और कंपाउंड हो सकता है CH4 भी कंपाउंड है ना। तो ये आखिर में ये दो एटम आके जुड़े कैसे, जैसे एक Na हुआ और एक Cl हुआ, ये आपस में आके जुड़ कैसे गए, क्योंकि ये जुड़े होंगे तभी तो NaCl बना होगा। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपस में जुड़े कैसे होंगे, है ना। तो ये कैसे जुड़े होंगे, इसी चीज़ का एक तरीका होता है, जिस तरीके से वो जुड़ते हैं उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। और वो बॉन्ड जुड़ना क्या होता है, बॉन्ड होता है। अब ये दो चीज़ें जुड़ेंगी तो क्या हो गया, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गया। वो दोस्ती भी हो सकता है, वो प्यार भी हो सकता है, या अदर चीज़ें भी हो सकती है। तो क्या होता है, बॉन्डिंग है इन दोनों की। इसी तरह इनके बीच में क्या बॉन्डिंग है, तो उसका हम लोग नाम देते हैं। दोस्त के बीच हो तो दोस्ती, गर्लफ्रेंड के बीच में तो प्यार, माँ के बीच में भी हो तो प्यार ही बोलते हैं। इस तरीके से और भी अदर चीज़ें कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। तो इस तरह के इन दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग हो तो इसका कुछ नाम दिया जाएगा। अब ये बॉन्डिंग किस तरीके से हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा ना, है ना। ये बॉन्डिंग किस तरीके से हो रहा है ये भी देखना। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास क्या होता है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है 3s1, है ना। और इसमें क्या होता है 3p5, है ना। अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ना, अच्छा सोडियम का इससे देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है ना। 1s2 2s2 2p6 और 3s1, इतना समझ में आ गया। देखो ये बाहर वाला सेल है, ठीक, आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जैसे ये निकलेगा तो ये पूरा स्टेबल है, पूरा भरा हुआ है। इसलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब समझे। अब देखो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा। यानी Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल दिया तो इसको क्या Na+ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यही हुआ। तो अब Na+ का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, इस वाले का कन्फिग्रेशन क्या 1s2 2s2 2p6, ये कन्फिग्रेशन हुआ। 3s1 तो पूरा गायब हो गया और ये स्टेबल है इसमें। उसी तरह Cl का अगर देखें तो Cl का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम Cl की बात करें तो Cl का जो कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 70। देखो 6 4 10 और 10 7 17 17 हो गया। अब इसको देखो 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं मैक्सिमम। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये पूरा भर जाएगा।
जब पूरा फिल हो जाएगा तो क्या स्टेबल हो जाएगा, तो यही वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, माइनस का Cl-1। तो Cl-1 का क्या कन्फिग्रेशन होगा, सारा चीज़ सेम रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 3p6। अब समझ में आ गया। तो ये भी फुल, क्लोरीन भी फुलफिल, सोडियम भी फुलफिल, तो दोनों फुलफिल हो तो क्या आएंगे, अब दोनों के ऊपर चार्ज आ गया, एक के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, एक के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब क्या आएंगे, प्लस और चार्ज आपस में आएंगे, धीरे धीरे घुलना शुरू करेंगे। और जब ये घुलेंगे तो क्या आएंगे, इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है। अब प्लस और माइनस के बीच में क्या हो रहा है, अब अट्रैक्शन हो रहा है। तो Na+ पॉजिटिव आयन क्या करेगा, नेगेटिव आयन के आसपास में घूमेगा, और नेगेटिव आयन क्या है, पॉजिटिव आयन के आसपास में घूमेगा, यही हुआ। और पॉजिटिव आयन क्या होगा, नेगेटिव आयन के आसपास में घूमेगा, यही कहने का मतलब है, इतना ही होगा। लेकिन अब इन लोगों का एक रेशो होगा, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक ही ना कोई Cl लेगा। इसी तरह बहुत सारे हैं, इसलिए बता रहे कि Cl- के आसपास में घूमता रहेगा। तो ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, इनके बीच में एक बंधन हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को क्योंकि चार्ज पैदा हुआ, आयंस पैदा हुए, और उस आयंस की वजह से बॉन्ड पैदा हुआ, तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये NaCl कंपाउंड बन गया, दो एटम आके मिल गए और एक कंपाउंड बना लिए। और वो जो कंपाउंड बना वो किस बॉन्ड के थ्रू बना, आयनिक बॉन्ड के थ्रू बना, क्योंकि इसके बीच आयंस आया, यानी ये आयंस के रूप में बने, यानी इन्होंने आयंस है, एक इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, इसको दे दिया। ऐसे कह सकते हैं ना कि इसने पूरा कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको ₹1 का जरूरत था, इसने पूरा ही कंप्लीट इसको दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, उसने पूरा ही एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो इसको दे दिया तो इसको इस पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज आया था, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गया, यानी इसमें जो बंधन हुआ, इसमें जो बॉन्ड बना, इन दोनों आपस में जुड़ने का कारण बना, वो क्या कारण बना, आयनिक बॉन्ड बना। आयंस का फॉर्मेशन हुआ तब आयनिक बॉन्ड बना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड। जिस बॉन्ड से जुड़ा, इस बॉन्ड का स्पेसिफिक नाम क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड। यानी एक तो चीज़ हुआ कि कोई भी कंपाउंड बनने का तरीका क्या होता है, वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है कि किसी भी दो कंपाउंड में क्या हो, आयनिक बॉन्ड हो। जैसे आयनिक बॉन्ड इसमें आयनिक बॉन्ड है, इस वाले भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, इस वाले भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, इस वाले में आयनिक बॉन्ड है। कैसे, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे +2, इस पे माइनस का 1 है, तो वही एक Cl पे -1 और उस पे 2 पे -2, इस पे +1 और इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1। ये सारे इस पर चार्ज डेवलप हो रहे हैं, जिसके कारण चार्ज डेवलप होने के कारण क्या, ये आयनिक बॉन्ड है। इनके बीच में क्या है, इस कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कंपाउंड बने कैसा, आयनिक वाला कंपाउंड बने। अब एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका क्या हो सकता है कि वो आपस में क्या करें, शेयरिंग करें। शेयरिंग कैसे करें, अब जैसे कार्बन की बात करें, है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब जब 6 होता है तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, हम लोग कन्फिग्रेशन भी पढ़ेंगे, पहले इसको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, कन्फिग्रेशन अगर समझा था। और इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जब इसका कन्फिग्रेशन क्या कहते हैं, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। एस वाले ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी वाले में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ, तो 2p2 होगा, सॉरी 2p2 होगा, तब 6 होगा 2p2। इतना समझ में आ गया। ये क्या हो गया, ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस वाले में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। पी वाले में 6 आ सकते हैं, डी वाले में 10 आ सकते हैं, और एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको बोलते हैं सब सेल, ठीक है। ऑर्बिटल बोलना थोड़ा सा गलत हो गया, इसको बोलेंगे सब सेल, ठीक है। अब इसके अंदर ऑर्बिटल कितना होगा, इसमें एक ऑर्बिटल होगा, फिर इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। जैसे पी में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, और एफ में 7। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं। तो गुणा कर लो, डबल कर लो, 1 2 3 4 5 6 और एक और बना दो 7। तो ऑर्बिटल को एक कमरा के रूप में दिखा रहे हैं कि हाँ, एक कमरा ये हुआ, एक कमरा ये, इसको बोल रहे हैं ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल जिस सब सेल में आ रहा है उसको बोलते हैं एफ। जैसे ये 5 आया तो डी। इतना समझ में आ गया। इस तरीके से ये बताने का मतलब, तो ये कन्फिग्रेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, हुंस रूल का यूज करते हुए लिखते हैं, और
हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का यूज करते हुए हम लोग ये सब लिखते हैं। इतना समझ में आ गया? तो इसकी लोग हम अच्छा से पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले हम लोग आते हैं कंपाउंड रूल कैसे बन रहा है। अगर मैं इसका ऑर्बिटल ड्रॉ करूं और यहाँ पे देखो, हमको बाहर वाले से मतलब है, ये अंदर वाला छोड़ देते हैं इसका। देखो ये 2s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो है, एक ऊपर एक नीचे दिखाते हैं, ठीक है। अब ये p में क्या आता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, अभी देखा ही हम लोगों ने। तो जैसे ही p में ऑर्बिटल लगा तो पहले क्या करते हैं, एक एक बढ़ते चले जाते हैं, है ना। अब देखो अब एक और बढ़ जाएगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। या फिर पूरा ही भर जाए तब भी स्टेबल हो जाएगा, या आधा भर जाए तो भी स्टेबल हो जाएगा, कुछ स्टेबल हो जाएगा। लेकिन खाली है तो दिक्कत है ना। उसी तरीके हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s1, यानी इसके पास क्या है, एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल को इसके नीचे बनाते हैं, ये एक ऑर्बिटल हुआ, एस सबसेल का एक ऑर्बिटल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो स्टेबल नहीं है, इसको या तो ये निकल जाए, अगर ये निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, H पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन, इसको बोलते हैं प्रोटॉन और इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्योंकि इस ऑर्बिटल में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इसमें क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन गायब भी हो गया, तो ये 2 चीज़ें हुआ। लेकिन यहाँ पे तो अगर इस तरह से शो होगा तो ये तो फिर आयनिक बॉन्ड में चला जाएगा, चार्ज डेवलप हो रहा है ना। लेकिन अगर कोई चाहे, 1 2 3 4 ठीक तो है, ये वाला छोड़ा हुआ है ना, ये वाला छोड़ा हुआ है 1s2 वाला, जो ये तो 1s2 है ना, 1 वाला है फिर 2 है। जैसे कार्बन का अगर बनाते हैं ना, जैसे ये हुआ तो पहला सेल, फिर दूसरा सेल, तो ये 1 वाला सेल, तो 1s2 तो यहाँ पे है ना, और ये देखो 2s2 और 2p6 इस वाले में है, तो हमको तो बाहर वाले से मतलब है, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है इस वाले सेल में, इसलिए हम उसको छोड़ दिए, क्योंकि बाहर वाला ही रिएक्शंस करेगा ना, अंदर वाला तो उस न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन को पास रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर जाएगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ही नहीं होगा तो रिएक्शंस कुछ नहीं होगा, तो बाहर वाला ही जा सकता है ना। मान लो इस कमरे में है ना, जो सबसे आगे बैठा हुआ वो हिल सकता है, टीचर के सामने नहीं हिल सकता है, लेकिन वो पीछे वाला होगा हिल डुल कर सकता है, हो सकता है मोबाइल चलाए, हो सकता है कुछ टिप टैप करे, कुछ और बदमाशी करे, लेकिन सामने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत टीचर के पास में। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में वो हिल डुल नहीं कर सकता, वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, लेकिन जो बाहर वाला वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं, यही आगे पीछे करेगा, जिसके कारण रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये कहने का मतलब ये हुआ। अब इन्होंने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन मिले आपस में, है ना, इनका याराना पुराना है, ये आपस में मिले, इसने बोला कि भैया कि तुम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखो और मैं भी अपने, मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैं भी यहाँ रखता हूँ, दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। तो तुमको कोई आए तो बताना कि हाँ ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन को आए तो बोलेगा कि ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयर हो गया। अब इसके हिसाब से अब हाइड्रोजन देख रहा है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन देख रहा है तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह से कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, इसने हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन रखा, इधर एक और हाइड्रोजन है, इसने भी इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ पे भी इसने अपना, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी उसने कार्बन है, इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखा। अब इसने, कार्बन ने कहा कि ये मेरा 2 है, हाइड्रोजन ने बोला ये मेरा 2 है, इसी तरीके से हाइड्रोजन इस तरह से 2 है, इस कार्बन ने बोला कि ये मेरा 2 है। इसकी बोलते हैं शेयरिंग, कि जैसे शेयरिंग कैसे होता है, मान लो घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, कुर्सी कम पड़ जाता है तो क्या करते हैं, बगल वाला से लेके आ जाते हैं, तो देखने में तो क्या लगता है, जो सामने वाला, अरे बड़ा अच्छा व्यवस्था है, घर भर में सब चीज़ है, लेकिन वो क्या है, उसको पता नहीं है ना कि पड़ोसी से लाया हुआ है ना। अब जब पड़ोसी के घर पड़ गया तो क्या करेगा, वो यहाँ से ले लीजिएगा, तो दोनों के पास हो गया ना कन्फर्म। उसी तरीके से ये कर रहे हैं, कार्बन ने इससे कर लिया, हाइड्रोजन इससे कर लिया, तो ये शेयरिंग हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग। यानी जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड का क्या नाम होता है, कोवलेंट बॉन्ड। जब शेयरिंग से बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड तो क्या होता है, टूट जाते हैं बहुत आसानी से, है ना, स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन टूट जाते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड आसानी से नहीं होता है। जैसे डायमंड हुआ, डायमंड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हुआ डायमंड, हार्ड होता है ना बहुत, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, कार्बन का एलोट्रोप है। तो ये चीज़ हुआ।
अब इससे 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 हुआ क्या, देखो अब हम इसको मैं यहाँ पे समझूँ, इस शेयरिंग से एक तो बॉन्ड, हम इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर हम बताने का क्या पर्पज़ था, इसको बताने का पर्पज़ था ये था कि जैसे अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, ठीक है, एक और हाइड्रोजन, देखो अभी अभी तो ये इस तरीके से है, अब ये जो आगे होगा ना तो ये मिक्स होकर ये चारों एक साथ आ जाएंगे। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन के पास पूरा फिल हो गया ना, कार्बन के पास पूरा भर गया, और हाइड्रोजन के पास भी भर गया क्योंकि ये इसके साथ जुड़ गया है, तो इसके पास भी 2 आ गया, इसके पास भी 2 आ गया, इसके पास भी 2 आ गया। इसको ये दिखाने का तरीका है, ऐसे ऐसे में दिखा रहा है कि दोनों के पास 2 आ गया, तो यानी इसका डीप में नहीं जाते हैं। इसका मतलब क्या बताने का मतलब था, बताने का सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि कि जो बॉन्ड बन सकते हैं ना, बॉन्ड कितने तरीके से बन सकते हैं, किसी भी कंपाउंड जो बनते हैं उन कंपाउंड में जो बॉन्ड बनते हैं ना वो कितने तरीके से बन सकते हैं, इस चीज़ को बताने का पर्पज़ था ये। जो कंपाउंड होते हैं ना, अब जैसे इसमें, यानी इसमें क्या किससे बना, कोवलेंट बॉन्डिंग बना। कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरह से बनता है, शेयरिंग से। किस तरीके से बनता है, शेयर करने से। ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। और ये किससे बनता है, आयंस से बनता है, आयंस का डेवलप होता है, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफ़र, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, आयंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, वो भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ गया ये जो। लेकिन क्या ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं कि मान लो अब जैसे मान लो पड़ोसी वाले उदाहरण, एक बहुत अमीर है, उसके बगल में एक गरीब है, अब उसके घर में जरूरत हुआ तो क्या करेगा वो, अब वो 1-2 कुर्सी के लिए रोएगा, बोले कि ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ, हमेशा के लिए ले जाओ, हो सकता है ना सर, तो बॉन्ड तो बन गया ना, ऐसे ही तो बन सकता है ना। तो ऐसे होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे ये BF3 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ है, NH3 हुआ। और नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, P5 होता है लास्ट में, ठीक है, P5 होता है, ठीक है, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 3 तो इससे बन गया, 3 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ बन गया ना, 2 तो बच गए, 1 2 3, और ये इतना समझ में आ गया। देखो P3 होता है, सॉरी P5 नहीं होता, P3 होता है, और S पे 2 होता है, तो ये आउटर मोस्ट में क्या हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखो, कैसे पता चलेगा, 7 है, 1s2 2s2 2p4, नहीं 2p2 2p3 होगा, 2p3 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 2 7, एटॉमिक नंबर 7 हो गया। अब देखो 2 वाला और 2 वाला, ये 2 वाला है, समझ में आता है, ये यहाँ से बॉन्ड बना लिया, यहाँ से बॉन्ड बना लिया, यहाँ से बॉन्ड बना लिया, और 2 बच जाएंगे ना, 2 बच जाएंगे, तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कितना बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, BF3 के पास क्या है, खाली जगह है, खाली जगह कैसे, B क्या है, बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, क्या है 1s2 2s2 2p1। तो जब 2p का 1 का बनाएंगे तो देखो एक तो यहाँ है और एक यहाँ पे है 2, जब इसको और थोड़ा साइड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएगा, ये वाला जगह खाली हो गया ना, यानी इसके पास एक खाली जगह है, इसके पास ये खाली जगह है, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेगा, ले जाओ तुम ही सारा ले जाओ, तो इनके बीच में कोड बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम लोग एरो से दिखाते हैं, जैसे अभी मैंने तीर दिखाया ना, इस तरीके से है ना, या फिर इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ऐसे दिखा सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं आगे चल के, उनमें भी 2 अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन एक कंपाउंड ऐसा बनेगा जिसको आप डिसोसिएट नहीं कर सकते हो, अलग अलग तोड़ नहीं सकते हो, एक अलग ही उसका गुण होता है। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेंगे ना आगे चल के,
वो क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल अगर नहीं ले हम लोग, इसका अगर एग्जाम्पल अगर नहीं ले, अगर दूसरा एग्जाम्पल है जैसे FeCN का होल 6 इस तरीके से, और K4 Fe, इसका अगर एग्जाम्पल है K4 FeCN का होल 6। ठीक है, ये लें तो Cn जो है आयरन के साथ किस बॉन्ड से अटैच्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, और ये जो पूरा ये क्या है, यही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही हुआ। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ ना, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हुआ, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हुआ। ये इसको पानी में डालोगे तो ये टूटेगा नहीं। अब जैसे Cn माइनस तो माइनस हो गया ना, अब जैसे NaCN है, NaCN को डालोगे तो क्या होगा, Na प्लस और Cn माइनस में टूट जाएगा। लेकिन इसको जैसे ही डालोगे ना तो ये क्या होगा, बस K4K प्लस और क्या होगा प्लस FeCN का होल 6 और इस पर 4 माइनस। देखो ये Cn माइनस अब टूटेगा नहीं, बस इसी तरह जो ब्रैकेट में ना वैसा ही कंपाउंड रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब समझ में आएगा कंपाउंड का मतलब, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है जर्नी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और जो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो जिन्होंने ऑब्जर्व किया उनका नाम क्या था, उनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। क्या नाम था, अल्फ्रेड वर्नर। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे। न्यूजीलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड, सॉरी स्विट्जरलैंड। अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, इसको स्विट्जरलैंड के अगर कोई केमिस्ट होता तो उसको बोलते हैं स्विस केमिस्ट। मतलब जो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के केमिस्ट थे, उन्होंने खोज किया था, उन्होंने कंपाउंड के बारे में बताया था। कौन से कंपाउंड के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था। उसके बारे में सबसे पहले पढ़ा था, आइडिया दिया था लोगों को कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा होता है, उसमें ये चीज़ें होती है। अब समझ में आ गया। तो उन्होंने जो अपने रिसर्च में बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि ऐसा ऐसा होता है, उसके बाद इसके ऊपर और रिसर्च बढ़ते चला गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फिर बहुत सारे थ्योरी आई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में BBT थ्योरी आया है ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको बोलते हैं। फिर आया था लिगेंड बॉन्ड थ्योरी भी है। ठीक है, CFT वही है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। देखो BBT के बाद आया था CFT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आया था CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद क्या आया था, LFT आया था, लिगेंड फील्ड थ्योरी। फिर उसके बाद MOT चलता है, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके हिसाब से MOT डायग्राम जो बनता है ना, इसे बॉक्स की तरह कहीं देखा होगा, तो उस तरीके से। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही कि कैसे क्या अल्फ्रेड वर्नर ने कौन से कंपाउंड को खोजा, कैसे खोजा, ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा विपरीत डिस्कशन है, कैसे कैसे उन्होंने आइडिया लगाया कि अपने रिसर्च के हिसाब से, फिर उन्होंने कैसे बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस वाले भाग को क्या कहते हैं, या इस टर्म को क्या कहेंगे, इस तरीके से, है ना, कि उन्होंने किस तरीके से अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को खोजा, ये सब समझेंगे। पहले तो ये तो समझ में आ गया नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ना। अब इसका यूज थोड़ा सा देखते हैं, और एक और चीज़ देखते हैं, उससे यूज बाद में देखेंगे। इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं, वो एक चीज़ क्या है, साल्ट। अच्छा, ये जितने भी सारे बन रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, साल्ट हम लोग बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं ना। जितने भी चीज़ें बन रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ये साल्ट कैसे काम करता है, देखो जब यही कंपाउंड एक से ज़्यादा कंपाउंड एक मिल जाए तो डबल साल्ट बनता है, डबल साल्ट। और जितना हम लोगों ने कंपाउंड लिखा था NaCl, NaOH, ये सारे के कंपाउंड है, और यहीं एक से ज़्यादा बन जाए तो क्या हो जाएगा, डबल साल्ट कहलाता है। जैसे डबल साल्ट में क्या क्या आ सकता है, डबल साल्ट में जैसे FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइच SO4 डॉट 6H2O। अब देखो इसमें देखो आयरन भी है, अमोनियम भी है, सल्फेट भी है, वाटर भी है। तो इस तरह के साल्ट क्या हुए, दो तीन साल्ट हो गया ना, एक ही साथ में 3-4 गो साल्ट हो गया, ये डबल साल्ट हुआ। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं हुआ, ये क्या हुआ, डबल साल्ट हुआ। और इस डबल साल्ट का क्या नाम है, मोर साल्ट। इसको क्या नाम है, स्पेशल नाम क्या, मोर साल्ट। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे हैं। ठीक है, एक होगा KAl2SO4 का होल थ्राइच डॉट 12H2O, इसको क्या बोलते हैं, पोटास साल्ट।
पोटास एलम, पोटास एलम। ये क्या है, फिटकरी, जिसको अब तो जीरो ट्रिमर आ गया, फिटकरी का तो ज़्यादा अब किस चीज़ में होता है, ट्रिमर आ गया, अब तो ट्रिमर से सब दाढ़ी सेविंग कर लेता है, लेकिन पहले जो सेविंग करता था वो क्या करता था, लास्ट में फिटकरी मारता था ना, वही फिटकरी है। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये क्या है, डबल साल्ट है। जैसे ही इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, Fe टूट जाएगा, ठीक है, Fe आयंस में टूट जाएगा, SO4 टूट जाएगा आयंस में, यहाँ पे +2, ठीक है, फिर अमोनिया टूट जाएगा आयंस में, ये सारे क्या हो गए, आयंस में ब्रेक कर गए। अब देखो जैसे ही मैंने इसको डाला तो क्या, पोटेशियम टूट गया अलग, एल्युमिनियम पे टूट गया अलग, SO4 टूट गया अलग। अब समझ में आ रहा, तो सारे अलग अलग टूट जाएंगे ये डबल साल्ट। इसी तरह एक और कार्नालाइट भी होता है, इस तरह से बहुत सारे साल्ट होते हैं, इसको बोलते हैं डबल साल्ट। तो डबल